जून की पहली सुबह थी। धूप इतनी तेज थी जैसे आसमान खुद कोई गुनाह छुपा रहा हो। जिले के सबसे बड़े पुलिस थाने के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। पसीने में तर, गठरी कंधे पर टंगी और आंखों में एक ऐसा ठहराव जो पूरे सिस्टम को चुप करा दे। किसी ने पूछा, क्या काम है बाबा? तो उसने बस एक नाम लिया, रामधन सिंह। और बस उस एक नाम से हवा का रुख बदल गया। हवलदार जो हंस रहा था, उसकी हंसी सूख गई और थाने की दीवारों में एक ऐसी सरसराहट दौड़ी जैसे कोई पुराना भूत लौट आया हो। कभी एक अफसर था, ईमानदार, सीधे खड़े होने वाला, लेकिन सिस्टम को सीधी रीढ़ की हड्डी कभी रास नहीं आई। उसे पागल कहा गया, उसकी बीवी जिंदा जला दी गई, उसका बेटा गायब कर दिया गया और फिर उसे भी मिटा दिया गया, कहकर कि मर गया। लेकिन कुछ लोग जलकर राख नहीं होते, वो राख में स्याही बचा लेते हैं और जब लौटते हैं तो सिर्फ बदला लेने नहीं, पूरा सिस्टम उधेड़ने के लिए लौटते हैं। ये कहानी उसी डायरी की है, जली हुई, फटी हुई, लेकिन उसमें दर्ज हर पन्ना किसी मासूम की आखिरी चीख बन चुका है। ये कहानी उस आदमी की है जिसे सबने पागल समझकर भुला दिया, लेकिन उसने कभी खुद को भुलाया नहीं। आज वो लौटा है, एक गठरी में बंधे सबूतों के साथ, उस इंसाफ को जिंदा करने जिसे सालों पहले वर्दी के नाम पर मार दिया गया था। जून की पहली सुबह थी। आसमान सफेद धूप से झुलस रहा था और जिला मुख्यालय की गलियों में लू का सन्नाटा पसरा था। सबसे बड़े पुलिस थाने के बाहर उस चिलचिलाती गर्मी में एक बुजुर्ग आदमी बिना छांव के खड़ा था। उम्र कोई 70 पार रही होगी। धोती का रंग कभी सफेद रहा होगा, अब वह हल्की मटमैली सी दिखती थी। पसीने से तरबतर उसकी कमीज गले से चिपकी हुई थी और उसके कंधे पर एक पुरानी सी गठरी बंधी थी, मटमैले कपड़े में लिपटी, ऐसे जैसे उसमें कोई तिजोरी हो या किसी जमाने का राज। वो खड़ा था, शांत, थमा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उस दोपहर के हर कांस्टेबल की चाल धीमी कर रहा था। क्यों खड़े हो बाबा? जाओ यहां से। एक जवान हवलदार ने लापरवाही से कहा, अंदर कोई मिलने नहीं आएगा, चलो हटो यहां से। बूढ़े ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन आंखें झुकी नहीं। उसने गठरी को थोड़ा और कसकर पकड़ा, फिर होंठ सिकोड़े और एक ही वाक्य कहा, मुझे एसपी विनीत वर्मा से मिलना है। हवलदार हंसा, अरे बाबा, क्या मजाक कर रहे हो? सीधे एसपी साहब से मिलने आए हो? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह खड़ा रहा, जैसे जड़ हो गया हो। हवलदार ने उसका रास्ता बदलने के लिए हाथ पकड़ा, लेकिन तभी बुजुर्ग की आवाज आई, धीमी, ठंडी, लेकिन कांपती हुई नहीं। रामधन सिंह, बस जाकर कह देना कि रामधन सिंह आया है। जैसे ही यह नाम उसकी जबान से निकला, वो हवलदार चुप हो गया। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी तैर गई। उस नाम ने जैसे गर्म हवा को भी रोक दिया था। क्या कहा आपने? कौन? हवलदार ने थोड़ा झुककर पूछा। रामधन सिंह, जाकर कह दो। थाने के भीतर हलचल शुरू हो गई। कोई चाय पी रहा था, कोई फाइलें पलट रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था। लेकिन जैसे ही हवलदार ने अंदर आकर फुसफुसाते हुए कहा, बाहर कोई रामधन सिंह आया है, एसपी साहब से मिलना चाहता है, तो सबकी गर्दनें उस ओर घूम गईं। रामधन कौन? एक सीनियर सब इंस्पेक्टर ने पूछा। बोल रहा था कि नाम बताओ तो एसपी खुद आ जाएंगे। ये सुनते ही सीनियर इंस्पेक्टर की आंखों में एक साया सा उभर आया। उसने जैसे कोई पुराना भूत देख लिया हो। वह बिना कुछ कहे फौरन सीधा चला गया एसपी ऑफिस की ओर। एसपी विनीत वर्मा, एक कठोर चेहरा, फौलादी आंखें और कभी झुकने न वाला अफसर। कमरा ठंडा था, एयर कंडीशनर की मध्यम आवाज चल रही थी। वह अपने डेस्क पर बैठा सामने वाली केस फाइल देख रहा था जब दरवाजा खुला। सर, बाहर कोई रामधन सिंह आया है। एसपी का हाथ ठहर गया। कलम उसके हाथ से फिसलते फिसलते बची। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी अंदर दबे सच ने करवट ली हो। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। रामधन रामधन सिंह सर। एक पल के लिए कमरा ठहर गया। एसपी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए अपनी कमीज की कॉलर ढीली की और सीधे दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन आंखें डर से भरी थीं। जब वह बाहर निकला, उसकी नजर जैसे ही उस बुजुर्ग पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप जिंदा हैं? उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ की गठरी को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा,
मुझे अंदर बात करनी है, अकेले में। एसपी विनीत वर्मा ने चारों ओर देखा। पूरा थाना अब तक थम चुका था। हवा तक जैसे रुक गई थी। उसने खुद बुजुर्ग को हाथ पकड़कर अपने ऑफिस में ले गया। दरवाजा बंद होते ही पूरे थाने की फिजा बदल चुकी थी। कमरे में एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें पंखे की आवाज भी तलवार जैसी लग रही थी। आपको मरा हुआ समझा गया था? विनीत ने कांपती आवाज में कहा। समझा गया या समझा दिया गया? बुजुर्ग ने सीधा सवाल किया। एसपी कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग ने गठरी खोली। कपड़ा एक एक कर उतरा। अंदर से एक काली जली हुई डायरी निकली। वह पुरानी थी, कई जगह से फटी हुई, लेकिन उस पर लिखे शब्द अब भी नुकीले थे। ब्लैक डायरी। ये क्या है? एसपी ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। तुम्हारे पापों का लेखा जोखा, बुजुर्ग ने कहा, या कहो सिस्टम के पापों का। हर पन्ना एक अपराध है जो इस थाने से शुरू होकर राज्य तक पहुंचता है। लेकिन पहले तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि जब तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी तब तुम सिर्फ इंस्पेक्टर थे, अब एसपी हो गए। एसपी ने कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, लेकिन पीठ से पसीना बह रहा था। तुम आखिर चाहते क्या हो? विनीत ने पूछा। सच, सिर्फ सच, रामधन ने कहा। थाने के बाहर खड़े लोग अब सरगोशियों में थे। क्या सच में रामधन सिंह वही अफसर? अरे लेकिन वो तो पागल खाने में मर गया था ना। कुछ तो बड़ा है। एएसपी साहब का चेहरा देखो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। थाने की दीवारें, जिनमें सालों से कुछ नहीं बदला था, आज पहली बार उनके भीतर की सड़ांत से थरथरा उठी थीं। कमरे का तापमान भले ही ऐसी की वजह से ठंडा हो, लेकिन एएसपी विनीत वर्मा की पेशानी पर पसीने की बूंदें फिसलने लगी थीं। सामने कुर्सी पर बैठा वो बुजुर्ग अब कोई आम आदमी नहीं था। वह उसका अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसे उसने खुद अपने हाथों से दफन किया था। ब्लैक डायरी, रामधन ने कहा। उसकी उंगलियां किताब के कवर पर घूम आ रही थीं, जैसे वो शब्दों से नहीं, घावों से जुड़ी हो। तुम्हें याद है ऑन ऑपरेशन कालरात्रि? विनीत का गला सूख गया। उसने बस सिर झुका लिया। तो सुनो। रामधन ने डायरी का पहला पन्ना खोला। अब यह सिर्फ याद नहीं, साक्ष्य बन चुका है। पन्ने पर एक तारीख दर्ज थी, 14 जनवरी 2007। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार एक आतंकवादी मॉड्यूल को शहर के बाहरी इलाके में मार गिराया गया था। लेकिन ब्लैक डायरी की कहानी अलग थी। उस रात रामधन की आवाज गूंज रही थी। 3 युवक पकड़े गए थे, सिद्धांत, नासिर और प्रकाश। उन पर आरोप था कि उनके पास हथियार थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो तीनों ट्यूशन पढ़कर लौट रहे थे। विनीत की आंखें भर आईं, लेकिन वह बोल नहीं पाया। तुम लोगों ने उन्हें थाने लाकर बंद किया। कोई पूछताछ नहीं, कोई वकील नहीं। रात के 2 बजे तुम्हें ऊपर से कॉल आया, कुछ करना है, ताजा केस चाहिए अखबारों में। और तुमने बस, विनीत ने धीरे से कहा, कृपया। तुमने उन्हें पीछे के मैदान में ले जाकर गोली मार दी। सुबह पुलिस लाइन के जवानों को कहा गया, एनकाउंटर हुआ है। प्रेस बुलाया गया, फोटो खिंचवाए गए और तुम बन गए हीरो। विनीत की आंखें अब बंद थीं। सिद्धांत की मां मेरे पास आई थी, रो रो कर बोली थी, साहब, मेरा बेटा तो आज पहली बार नई पेंट पहनकर गया था, कैसे आतंकवादी हो गया। मैंने तब फाइल मांगी, लेकिन उस केस की कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस डायरी में उनका नाम तक नहीं था। रामधन ने डायरी आगे बढ़ाई। ये देखो, ये पन्ना सिर्फ मेरी कलम का नहीं है, ये उन तीनों की लाशों से रिसे खून का है। थाने के भीतर अब कुछ पत्रकार भी पहुंच चुके थे, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर की बात बाहर नहीं जा रही थी। रामधन ने अगला पन्ना पलटा। ये देखो, 23 फरवरी 2007, किशनपुर गांव की घटना। वही तुम्हारा ऑपरेशन स्वच्छा। 8 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई, लेकिन असल में 4 और थे, जिन्हें रात में उठा लिया गया और आज तक वापस नहीं आए। उनमें एक था मेरा भतीजा अर्जुन। एसपी ने अपनी आंखें मल लीं, जैसे वो देखना नहीं चाहता था। तुम जानते हो अर्जुन क्या करता था? रामधन ने पूछा। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर था, वही जो बच्चों को ईमेल भेजना सिखा रहा था, जबकि तुम्हें वाईफाई का मतलब तक नहीं पता था। विनीत अब हिल भी नहीं रहा था। कुर्सी पर वह ऐसे बैठा था जैसे धरती उसका बोझ नहीं उठा पा रही हो। तुम्हें पता है विनीत, रामधन ने डायरी को हल्के से थपथपाते हुए कहा,
मैंने इस डायरी के हर पन्ने को अपने खून से नहीं, अपनों की राख से लिखा है। मैं पागल नहीं था, मुझे पागल घोषित करवाया गया। तुम सबको पता था कि अगर रामधन जिंदा रहा तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए अस्पताल में मेरी रिपोर्ट्स बदली गईं, दवाएं दी गईं जो मानसिक रोगियों को दी जाती हैं। लेकिन भगवान की कृपा थी, मेरी चेतना नहीं गई। उसने डायरी से एक पन्ना निकालकर सामने रखा, एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट जिस पर लाल मोहरें थीं। देखो, ये मेरी असली रिपोर्ट है, जो अस्पताल के एक नर्स ने चोरी छुपे मुझे दी थी। मैं बीमार नहीं था, तुम सब बीमार थे। इसी बीच थाने की एक खिड़की से बाहर झांकते एक जवान की आंखें पत्रकारों की भीड़ पर पड़ीं। कैमरे, माइक और सवालों की बारिश होने वाली थी। अंदर कमरे में रामधन डायरी का एक और पन्ना खोल रहा था। ये देखो विनीत, ये पेज सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर तुम्हारी साइन है। तुमने खुद दस्तखत करके एक बेगुनाह को हिरासत में रखने का आदेश दिया था, जबकि कोर्ट की रिमांड नहीं थी। विनीत अब कांप रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि पानी छलक गया। मैंने मैंने तब ये सोचा था कि देश की सुरक्षा, कि ये सब जरूरी था। सुरक्षा? रामधन की आवाज तेज नहीं हुई, लेकिन तीखी थी। देश की सुरक्षा बच्चों की लाशों से नहीं होती, अफसरों की सच्चाई से होती है। लेकिन तुम सब ने वर्दी पहनकर राक्षस बनने का ठेका ले लिया था। अचानक कमरे की घंटी बजी। एक दरोगा अंदर आया। सर, बाहर मीडिया जमा हो गई है और सोशल मीडिया पर कोई ब्लैक डायरी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सब पूछ रहे हैं, ये रामधन कौन है? विनीत ने सिर्फ आंखें मूंद लीं। रामधन खड़ा हो गया। उसने डायरी उठाई और कहा, अब ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच नहीं रहेगी विनीत, अब ये देश को पता चलेगी। वो मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। विनीत उसकी ओर देखता रहा। एक आदमी जो कभी मिटा दिया गया था, आज लौटा था अपने ही शब्दों की तलवार लेकर। थाने के बाहर अब भीड़ थी, कैमरे तैयार थे और रामधन का चेहरा अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास बनने को तैयार था। ब्लैक डायरी का पहला पन्ना खुल चुका था और उसके साथ एक युग का झूठ भी। थाने की सीढ़ियां उतरते हुए रामधन की चाल धीमी लेकिन दृढ़ थी। उसके एक हाथ में डायरी थी, दूसरे हाथ में गठरी अब खाली हो चुकी थी। वह हर कदम ऐसे रख रहा था जैसे कोई पुराने जख्मों की जमीन पर चल रहा हो। थाने के बाहर कैमरे, माइक और भीड़ की आंखें थीं, लेकिन उस भीड़ को तब तक नहीं पता था कि सामने जो आदमी खड़ा है वो कोई व्हिसल ब्लोअर नहीं, बल्कि वो खुद सिस्टम की एक अधूरी दास्तान है। आपका नाम क्या है? आप ये डायरी क्यों लाए हैं? कौन हैं ये लोग जिनकी बात आपने की? पत्रकारों की आवाजें आती रहीं, लेकिन रामधन ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा चला गया एक शांत कोने में रखी उस बेंच की ओर, जहां शायद किसी जमाने में वो खुद इंस्पेक्टर बैठा करता था। 15 साल पहले, मार्च 2008, उस जमाने में रामधन सिंह सर्कल ऑफिसर, सीओ थे। एक दबंग पर शालीन अधिकारी, जिसकी छवि एक ईमानदार और नो नॉनसेंस अफसर की थी। पीड़ित लोग उसके घर के बाहर कतार में खड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये अफसर सुनता है और कुछ करता भी है। उन दिनों रामधन ने एक जांच शुरू की थी, मदारीपुर फंड घोटाले की, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और कुछ स्थानीय नेताओं की मिली भगत से हजारों बच्चों के लिए आए फंड्स को हड़प लिया गया था। जांच गहराई तक पहुंची तो एक नाम बार बार सामने आया, विनीत वर्मा, उस वक्त एक सब इंस्पेक्टर। रामधन ने एसपी से मीटिंग मांगी थी। सर, मैं एक बात रिपोर्ट करना चाहता हूं। हमारे विभाग में किसी बहुत ऊपर तक भ्रष्टाचार पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे और समय मिले ताकि मैं ये डायरी पूरी कर सकूं। एसपी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। बोले थे, रामधन, तुम फालतू में इमोशनल हो रहे हो, सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन रामधन नहीं रुका। उसने डायरी में नाम लिखने शुरू कर दिए। केस नंबर, तारीखें, फोटोकॉपी, गवाहों के बयान, एक एक चीज उसने सहेज ली थी। उसके पास एक छोटा सा वीडियो भी था जिसमें कुछ अधिकारी बच्चों को धमकाते हुए दिख रहे थे। एक रात उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। सर, जल्दी आइए, आपकी बीवी रसोई में गिर पड़ी है। रामधन दौड़ता हुआ अंदर गया। रसोई जल रही थी। गैस का सिलेंडर आधा खुला था। उसकी पत्नी सुमित्रा आग में घिरी थी। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक शरीर का आधा हिस्सा जल चुका था।
हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ घंटे बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंटल बर्न केस, रिपोर्ट में लिखा था। 3 दिन बाद, जब वह अपने बेटे राहुल के लिए दवाई लेने बाजार गया था, तभी घर से फोन आया। बाबूजी, राहुल राहुल नहीं मिल रहा, कहीं चला गया है। रामधन वापस लौटा, लेकिन उसका बेटा गायब था। दरवाजा टूटा हुआ था, सामान फैला हुआ। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कहा कहीं भाग गया होगा, डिप्रेशन में था। किसी ने नहीं सुना। और अगले दिन एक अजीब नोटिस उसके दरवाजे पर चस्पा था। रामधन सिंह को मानसिक इलाज हेतु सरकारी सुविधा केंद्र भेजा जा रहा है, उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार। उसे 2 लोग घर से उठाकर सीधे मानसिक अस्पताल ले गए। उसने विरोध किया, चिल्लाया, गवाह मांगे, मेरी पत्नी की हत्या हुई है, मेरा बेटा गायब है। लेकिन सब फाइलें बंद हो चुकी थीं। हॉस्पिटल में उसे भारी दवाएं दी जाती थीं। डॉक्टरों से कहा गया था यह डिप्रेशन में आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। उसकी डायरी छीन ली गई थी, लेकिन एक नर्स, जिसका नाम माधवी था, चुपचाप उसे वहीं डायरी लौटा गई। आप जैसा अफसर मैंने कभी नहीं देखा। मैं जानती हूं, आप पागल नहीं हैं, उसने कहा था। 4 महीने बाद अस्पताल में अचानक एक आग लगी। उस आग में 4 मरीज मारे गए, लेकिन रामधन बच निकला। वो बाहर नहीं आया, किसी को खबर नहीं दी, किसी रिश्तेदार से संपर्क नहीं किया। वो अंडरग्राउंड हो गया। 18 साल तक उसने फेरीवाला बनकर जीना शुरू किया। जगह जगह जाकर लोगों से फर्जी एनकाउंटर, अवैध वसूली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की कहानियां इकट्ठा करने लगा। उसी डायरी में सब दर्ज करता गया। जब मोबाइल आया तो उसने पुराना बटन वाला फोन रखा, लेकिन हर कॉल रिकॉर्ड करता रहा। उसका एक ही मकसद था, एक दिन वापस लौटकर यह डायरी सबके सामने रखना। वर्तमान में थाने के अंदर रामधन की आंखें भीग गई थीं, लेकिन उसकी आवाज अभी भी फौलादी थी। विनीत, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा सम्मान, तुमने मुझे मिटा दिया। मैंने उस अस्पताल की दीवारों में गूंजती आवाजें सुनी हैं, रामधन पागल है, रामधन खतरनाक है। लेकिन मैं पागल नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था। विनीत अब तक फर्श पर बैठ चुका था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक अपराधी की तरह रो भी नहीं सकता था और अफसर की तरह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रामधन की नजर अब बाहर खिड़की से हो रही हलचल पर थी। अब वक्त आ गया है, मेरा नहीं, उस बदलाव का जो मेरे जैसे अफसरों की कुर्बानी से जन्म लेगा। एक अफसर को सिस्टम ने मिटा दिया था, लेकिन उसकी डायरी अब उसे फिर से जिंदा करने वाली थी। थाने के बाहर भीड़ अब सैलाब बन चुकी थी। कैमरे लाइव थे, मोबाइल स्क्रीन पर चेहरे थमे हुए थे और देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, अब तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और वहीं से एक दूसरी आवाज आई, इस्तीफा? इतने साल का पाप है, प्रायश्चित चाहिए। वहीं थाने की ऊपरी मंजिल पर अपने ऑफिस के भीतर एसपी विनीत वर्मा बैठा था। नजरों के सामने ब्लैक डायरी का खुला सच तैर रहा था। उसकी जिंदगी का हर पन्ना, जिसे उसने गर्व से लिखा था, अब किसी और की कलम से अपराध में बदल चुका था। रात के 9:45 थाने के बाहर फ्लडलाइट्स लग चुकी थीं। मीडिया हाउस लाइव ब्रॉडकास्ट पर टिके थे और तभी मुख्य द्वार खुला। एसपी विनीत वर्मा बाहर आया। ना बुलेट प्रूफ जैकेट, ना पुलिसिया रॉब, न सुरक्षाकर्मी, बस सफेद शर्ट, खुले बटन और आंखों में टूटा हुआ आदमी। माफी मांगने आया हूं। उसकी आवाज न किसी माइक के सहारे थी, न किसी पीआर टीम ने लिखी थी। ये आवाज भीतर से आ रही थी, वहां से जहां अब तक सिर्फ झूठ की गूंज थी। मेरा नाम विनीत वर्मा है। मैं पुलिस विभाग का वो अफसर हूं जिसने रामधन सिंह की जिंदगी छीन ली, और आज उसी की डायरी ने मेरी आत्मा लौटा दी है। भीड़ चुप थी। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैं उस हर फर्जी एनकाउंटर का जिम्मेदार हूं जिसकी फाइलें इस डायरी में हैं। मैंने प्रमोशन के लिए मासूमों की लाशों पर पैर रखे। मैंने आदेशों के नाम पर सच को मिटाया। लेकिन अब मैं अपनी वर्दी नहीं, अपने पाप धोने आया हूं। फिर विनीत ने जेब से एक कागज निकाला। यह मेरा इस्तीफा है। मैं आज ही सेवा से निवृत्त हो रहा हूं। कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक उठीं।
लेकिन रामधन अब भी चुप खड़ा था। सर, विनीत अब रामधन की ओर बढ़ा और सबके सामने घुटनों पर आ गया। मुझे नहीं पता आप मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन आपसे एक निवेदन है। मेरे साथ चलिए। आपका अनुभव, आपका सच और आपकी डायरी इस देश को एक नई राह दिखा सकती है। थोड़ी देर तक रामधन उसे देखता रहा। उसने न हाथ बढ़ाया न पीछे हटाया। बस उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या यह अफसर सच में बदल गया है या बस कैमरों के सामने नाटक कर रहा है? और फिर रामधन ने अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा पन्ना निकाला। एक स्कूल का ब्लूप्रिंट। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, उसने कहा, तो मेरे साथ इस स्कूल की नींव रखो, जनन्याय स्कूल, जहां गरीब बच्चे सीखेंगे कि संविधान क्या होता है, हक कैसे लिए जाते हैं और सिस्टम क्या होता है, उसकी पोल कैसे खोली जाती है। अगले महीने पुराने थाना परिसर के पास की जमीन, जो सालों से बेकार पड़ी थी, अब खुदाई से गूंज रही थी। वहां अब ना हथकड़ी थी, न लाठी। वहां ईंटें रखी जा रही थीं, वो भी उस मिशन के लिए जो रामधन का सपना था। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे अफसर नहीं, इंसाफ के सैनिक बने। संघे मील रखते हुए विनीत ने ईंट हाथ में ली। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी का घर तोड़ा था। आज पहली बार किसी का भविष्य बना रहा हूं। रामधन पास खड़ा था। अब उसकी चाल में थकान नहीं, उम्मीद थी। स्कूल के पहले दिन, जब नींव पूजन हो रहा था, कुछ बच्चे मिट्टी के दीपक लेकर आए। वो दीपक जलाए गए और उनके बीच रखी गई वही ब्लैक डायरी। रामधन ने कहा, आज से ये डायरी सबकी है। इस स्कूल की पहली किताब यही होगी और पहले अध्याय का नाम होगा सच बोलने की कीमत। कई पत्रकारों ने पूछा, अब आगे क्या? रामधन ने मुस्कुराकर कहा, अब प्रायश्चित से पुनर्जन्म होगा। अब अवसर नहीं बदलेंगे, सिस्टम बदलेगा। क्योंकि जब तक एक भी बच्चा ये डायरी पढ़ रहा है, कोई झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और इस प्रकार एक पापी अफसर अब सलाहकार बना, एक पागल घोषित आदमी अब संस्थापक बना, और एक पुरानी जली हुई डायरी अब पूरे सिस्टम के लिए पुनर्जन्म का शंखनाद बन गई। जनन्याय स्कूल की नींव पड़ चुकी थी। उस जमीन पर अब न तो सन्नाटा था, न खौफ, बल्कि हल्की सी मिट्टी की महक थी, जिनमें बच्चों के जूते दौड़ने को बेताब थे। रामधन सिंह अब रोज वहां आते थे। बच्चों को बैठाकर संविधान के अनुच्छेद पढ़ाते थे, उनकी आंखों में उम्मीद देखते थे, और कभी कभी जमीन पर बैठकर खुद भी मिट्टी की स्याही से कुछ लिखते रहते थे। पर एक सवाल अब भी अधूरा था। राहुल कहाँ है? सुमित्रा? रामधन हर सुबह स्कूल के दरवाजे पर खड़ा होता और भीड़ में तलाशता उन दो चेहरों को, एक बेटा जिसकी आवाज अब भी उसकी नींदों में आती थी, और एक पत्नी जिसका नाम अब भी उसकी सांसों में जिंदा था। और फिर एक दिन स्कूल के गेट पर एक शख्स आया, फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और आंखों में अजीब सा खालीपन। हाथ में एक स्लेट थी, उस पर टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखा था, पापा। रामधन की आंखें उस ओर गईं, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाए। शौर्य, जो पास में खड़ा था, बोला, सर, ये शायद राहुल है। रामधन के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए, फिर थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गया। राहुल? उस शख्स ने धीरे से सिर उठाया। दोनों की आंखें मिलीं और मानो वक्त थम गया। 18 साल का दर्द एक ही पल में पिघल गया। रामधन दौड़ पड़ा। राहुल कांपते हाथों से उसके सीने से चिपक गया। बाबा, आपने बुलाया था ना? मैं सुनता रहा था। मैं खो गया था, पर आपकी आवाज मुझे खींच लाई। रामधन रोया। उसने बेटे को ऐसे पकड़ा जैसे दोबारा खो जाने का डर अब भी जिंदा हो। राहुल मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं था, पर अब धीरे धीरे वो सुधार की राह पर था। कुछ शब्द भूल जाता, कुछ भाव छुपा लेता, लेकिन उसके हर स्पर्श में एक बचे हुए रिश्ते की गर्मी थी। कुछ दिन बाद जनन्याय स्कूल के मुख्य कक्ष में एक महिला आई, सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ। क्या मैं रामधन जी से मिल सकती हूं? शौर्य ने पूछा। आप कौन? उसने सिर्फ इतना कहा, जिसे वो जला हुआ मानते हैं। शौर्य भागा भागा रामधन को बुलाने गया। रामधन आया, और जब उस महिला ने चेहरा हटाया, वक्त रुक गया। सुमित्रा? रामधन की सांस रुक गई। तुम तो मर गई थी।
रसोई में नहीं। सुमित्रा की आवाज आई। मैं जली जरूर थी, पर बच गई थी। कुछ ग्रामीण महिलाओं ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, पर जब होश आया तो किसी ने मुझे बताया कि तुम्हें पागल घोषित करके ले जाया गया है। तुम्हारा पता नहीं था, और फिर मेरी याददाश्त चली गई। मैं वर्षों तक आश्रमों में रही, अपने नाम के बिना। बस एक सपना आता था जिसमें तुम कहते थे, सुमित्रा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 18 साल बाद वो तीनों, रामधन, राहुल और सुमित्रा, फिर एक जगह खड़े थे, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े हुए। रामधन ने दोनों का हाथ पकड़ा। हमारे साथ जो हुआ वो शायद माफ करने लायक नहीं था, लेकिन अब हम किसी कागज का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हम बदलाव के प्रतीक बनेंगे। जनन्याय स्कूल के स्थापना समारोह का दिन था। स्टेज पर सबके सामने रामधन खड़ा था, बगल में राहुल और सुमित्रा, सामने बच्चों की कतार, पत्रकार, अफसर, ग्रामीण और सिस्टम के नए प्रहरी। आज मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, रामधन ने कहा। आज मेरा बेटा बोलेगा, वो जो मुझसे पहले टूटा था, पर अब मेरे बाद भी उठ खड़ा हुआ है। राहुल कांपते कदमों से माइक तक पहुंचा। उसके शब्द धीरे धीरे निकले, पर उनमें सच्चाई की आग थी। मेरे पिता जले नहीं, आग से बने हैं। उन्होंने सिर्फ सिस्टम से नहीं, किस्मत से भी लड़ाई जीती है। और अब इस स्कूल में हर बच्चा वहीं सीखेगा कैसे एक झूठे मुकदमे से बड़ा हथियार होती है एक सच्ची डायरी। ताली नहीं बजी, खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भारी थी, गर्व से, सम्मान से। रामधन उस शाम अकेले स्कूल की छत पर गया। सूरज डूब रहा था, पर उसकी किरणें जनन्याय स्कूल की दीवारों को लाल पीली आग से रंग रही थीं। उसने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, तूने मुझे जिंदा छोड़ा ताकि मैं उन सब की आवाज बन सकूं जो मरे तो नहीं, लेकिन जीते भी नहीं हैं। और उस क्षण वो जान गया, उसका परिवार राख से लौट आया है, और अब वो सिर्फ नाम नहीं, एक नई शुरुआत है। क्षेत्र 6 समाप्त। अब कहें नेक्स्ट तो मैं लिखूं अंतिम भाग, क्षेत्र 7। रामधन एक आंदोलन बनता है, जहां यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज बन जाती है। बिल्कुल अंशु भाई, अब पेश है इस पूरी कथा का अंतिम, सबसे व्यापक, सबसे भावपूर्ण और क्रांतिकारी भाग, जहां रामधन एक आंदोलन बनता है और आंदोलन से क्षेत्र। क्षेत्र 7। रामधन एक आंदोलन बनता है। 3 साल बीत चुके थे। जनन्याय स्कूल अब सिर्फ एक ईंटों की इमारत नहीं था, वो एक जीता जागता प्रतीक था, उन लाखों लोगों की उम्मीद का जो कभी सिस्टम से कुचले गए थे। देश भर से छात्र वहां पढ़ने आने लगे थे। झारखंड से एक नाबालिग बच्चा जिसने बाल मजदूरी के खिलाफ मुकदमा लड़ा था, राजस्थान से एक दलित लड़की जो पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर कर चुकी थी, और मणिपुर से वो लड़का जिसने सेना के खिलाफ मानवाधिकार याचिका दायर की थी। इन सभी का एक ही सपना था, रामधन बनना। जनन्याय स्कूल का नया नाम रखा गया था, रामधन इंस्टीट्यूट ऑफ पीपल्स जस्टिस, RIPJ। इस संस्थान की पहली किताब अब भी वही ब्लैक डायरी थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा गया था, झूठ से हार कर चुप रहने वाला हर शख्स अपराध में भागीदार होता है। देश भर में RIPJ की 11 शाखाएं खुल चुकी थीं। हर शाखा में एक फंडामेंटल क्लास होती थी, सिस्टम को कैसे प्रश्न करें। यहां ना तो कोई अफसर बना रहा था, न वकील। यहां साक्ष्य गढ़े जा रहे थे और न्याय के लिए सोचने वाले इंसान। सोशल मीडिया पर हैशटैग IIAM रामधन ट्रेंड करता था। लोग अपने अपने वीडियो अपलोड करते थे। मैं रामधन हूं क्योंकि मैंने स्कूल मैनेजमेंट के घोटाले को उजागर किया। मैं रामधन हूं क्योंकि मैंने बलात्कार पीड़िता का केस लड़ा जब कोई और साथ नहीं था। मैं रामधन हूं क्योंकि मैंने अपने पिता को भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट किया। अब न्याय का चेहरा सिर्फ कोर्ट में बैठा जज नहीं था, अब न्याय का चेहरा एक आम इंसान था, जिसके पास ब्लैक डायरी थी। और फिर एक दिन जनन्याय स्कूल के प्रांगण में सभा लगी थी। रामधन सिंह का 76वां जन्मदिन था। राहुल मंच पर था, सुमित्रा बगल में। शौर्य ने मंच से ऐलान किया, आज हम रामधन जी को जननायक सम्मान देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल झूठ से लड़ाई लड़ी, बल्कि हजारों लोगों को सच बोलने की ताकत दी। पर जब रामधन को मंच पर बुलाया गया, तो वो नहीं आए।
किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो देखा वो स्कूल की लाइब्रेरी में ब्लैक डायरी के पुराने पन्नों को छूते हुए शांत भाव से बैठे थे। राहुल ने पूछा, बाबा, मंच पर क्यों नहीं आए? रामधन ने मुस्कुराते हुए कहा, मंच अब मेरा नहीं बेटा, अब हर वो बच्चा जो सवाल करता है वही मेरा चेहरा है। उस रात रामधन ने आखिरी बार डायरी खोली, एक कोरा पन्ना देखा और लिखा, अब ये डायरी मेरी नहीं है, अब ये तुम्हारी है। हर बार जब तुम झूठ के सामने सच बोलोगे, तुम एक नया पन्ना जोड़ दोगे इस डायरी में। कुछ दिन बाद सुबह के अखबारों में एक खबर थी, रामधन सिंह का निधन। किसी ने लिखा, एक अफसर चला गया। किसी ने लिखा, जनसत्ता का प्रहरी नहीं रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, रामधन अमर है। जनन्याय स्कूल के मुख्य द्वार पर अब एक शिलालेख लगा था, यहां हर बच्चा रामधन होता है, जो टूटता नहीं उठता है। कैमरा धीमे धीमे ऊपर उठता है। स्कूल के बच्चे दौड़ रहे हैं, हाथ में संविधान, मन में सवाल। पृष्ठभूमि में राहुल की आवाज गूंजती है, मेरे पिता जले नहीं, आग से बने थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब सच अकेला खड़ा होता है तो पूरी व्यवस्था झुक जाती है। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक झूठ है, ब्लैक डायरी भी जिंदा है। और जब तक कोई बच्चा पूछ रहा है क्यों, रामधन लौटेगा, हर बार, हर शहर में,